हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन, खुश मिजाज और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी में विराम चिन्ह नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उस पर कुछ इम्पोर्टेंट चर्चाएं भी करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। देखिए, आज हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। क्या होता है अर्थ? ठहराव, ठहराव या रुकना। क्या होता है? रुकना। ठीक ना? देखिए यहाँ पे लिखा है, जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है कि जिस तरह हम काम करते करते थक जाते हैं और बीच में आराम करने के लिए थोड़ा रुकते हैं, ठीक वैसे ही हमें लेखन में भी जब हम लिखते हैं तो वाक्य को पूरा करने के लिए, उसमें अलंकृत करने के लिए, कुछ ठहराव देने के लिए हम क्या करेंगे? बीच बीच में कॉमा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ठीक ना, का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे। ठीक ना? इसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि श्री कामता प्रसाद गुरु, ठीक ना, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक ना, कि श्री कामता प्रसाद गुरु अंग्रेजी को किससे लिया हुआ मानते हैं? ठीक ना, तो क्या कहेंगे आप लोग कि विराम चिन्हों से। ठीक ना, विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। किससे? विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। दूसरा कौन मानता है? श्री कामता प्रसाद गुरु। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से समृद्ध करते हैं। किसको छोड़? ठीक ना, पूर्ण विराम को। देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से समृद्ध करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों की संख्या कितने बताते हैं? 20 बताते हैं। कितने बताते हैं? 20। कोई आपसे पूछे कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन में रहेगा 10, 40, 20, 30। तो आप क्या किस पे टिक लगाएंगे? 20 पे टिक लगाएंगे कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। ठीक, नेक्स्ट है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह को क्या कहें, कैसे मतलब उसका चिन्ह होता है अल्प विराम चिन्ह का? ऐसे। अल्प विराम चिन्ह की संख्या कैसे होती है? ऐसे। आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अभी इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा भी करेंगे अल्प विराम चिन्ह का। अभी हम लोग चिन्हों को देख लेते हैं। उसके बाद से अर्ध विराम चिन्ह को कैसे पहचानेंगे? उसका विराम चिन्ह होता है ऐसे। चौथा है हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? ठीक ना, तो किसका एक और नाम है? त्रुटि विराम का। हंस पद एक और चिन्ह का दूसरा नाम और क्या है? तो त्रुटि विराम का दूसरा नाम है। ओके, पांचवा हम देखेंगे कि पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। क्या कह रहा है कि पूर्ण विराम का प्रयोग यानी इस चीज का प्रयोग आप लोग किसके अंत में करेंगे? वाक्य के अंत में करेंगे। जैसे हम लोग लिख दे एक वाक्य, राम घर जाता है। राम घर जाता है। ठीक ना, अब देखिए ये, यदि हम इसको नहीं लगाएंगे, इस चीज को नहीं लगाएंगे, यानी राम घर जाता ही है और जा ही रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है जब तक ये पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ये पूर्ण विराम जब लग जाएगा यानी राम घर जाता है, आपका ये वाक्य क्या हो गया?
कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह का प्रयोग चिन्ह क्या है? ये है 2 बिंदु। ठीक, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग क्या है? ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग क्या है? ये चीज है, ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का मार्ग क्या है? ऐसे। विस्मयादि बोधक चिन्ह का मार्ग क्या है? ये। इसे आश्चर्यजनक चिन्ह भी कहेंगे। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक बोलेंगे, मध्यम कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। आगे है पाद चिन्ह किसे कहते हैं? तो इसको पाद चिन्ह बोलेंगे। हंस पद किसे कहते हैं? इसे बोलेंगे। यदि आप कोई वाक्य लिखते हैं और लिखते समय आप उस वाक्य में कुछ भूल जाते हैं तो उस भूलने की जगह पे हम क्या करेंगे? इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोल दें कि सीता जो है, सीता खाना पकाती है, को हम भूल जाते हैं। सीता खाना क्या है? ठीक ना, तो हम क्या करते हैं? एक ऐसा चिन्ह करते हैं, उसके बाद से उसके ऊपर लिखते हैं पकाती, यानी भूले हुए शब्द को इंडिकेट करने के लिए हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? ये मस्ट है, लाघव चिन्ह। ठीक ना, किसी बड़े व्यक्ति के आगे हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर को पूरा करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? शॉर्टकट में डॉक्टर। पंडित को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? ऐसे। इस वाक्य को यानी डॉक्टर वाक्य को, शब्द को पूरा करने के लिए हम शून्य का, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अल्प विराम कहते किसे हैं। अल्प विराम कहते किसे हैं? ध्यान से देखिएगा बेटा, अल्प विराम किसे कहते हैं? सबसे पहले अल्प विराम को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं, जिसका मार्क चिन्ह ये होता है। कह रहा है कि जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े, जहां थोड़ी सी देर यानी कुछ सेकेंडों के लिए रुकना पड़े, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बार और देखिएगा, जहां थोड़ी सी देर यानी कुछ सेकेंड के लिए रुकना पड़े, वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए, एक से अधिक वस्तुओं, एक से अधिक किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी पशु पक्षी का नाम दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? विराम चिन्ह यानी कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे लिखे हम सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक ना, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा था सीता लिखा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि राम, राम कॉमा मोहन कॉमा सोहन, ठीक ना, और श्याम खेलने जाते हैं, खेलने जाते हैं। देखिए इनमें कितने व्यक्तियों का नाम है? एक है राम, मोहन, सोहन और श्याम। इन व्यक्तियों के नाम को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? चिपका के तो लिखेंगे ना, इसीलिए थोड़ी सी देर के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे? कॉमा। कैसे बोलेंगे? राम, मोहन, सोहन और श्याम खेलने जाते हैं। कुछ सेकंड की दूरी यानी कुछ सेकंड का रुकना ही आपको अल्प विराम चिन्ह का मार्ग दिखाएगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर यानी अल्प विराम। ठीक, अल्प विराम कहते हैं किसको है? इस कॉमा के चिन्ह को कहते हैं, यानी जो छोटा रहे, उसके अपेक्षा ये चीज क्या है? आपका बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, ये चीज क्या है? आपका बड़ा है। इसके अपेक्षा आपका ये चीज क्या है? बड़ा है। यानी इस अल्प विराम की अपेक्षा अर्ध विराम में अधिक देर तक रुकना पड़े, यानी अधिक देर तक रुकना पड़ता है, वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके अपेक्षा अधिक देर तक रुकना पड़ता है?
आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग बताएंगे बेटा जी अल्प विराम की अपेक्षा अर्ध विराम में जब अधिक देर तक रुकना पड़े वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। क्या कोई बोलता है कि सूर्यास्त हो गया, सूर्य जो है डूब गया, और लालिमा यानी सूर्य की प्रकाश का स्थान किसने ले लिया? कालिमा। यानी कालिमा किसको इंडिकेट कर रही है? रात को, रात्रि को इंडिकेट कर रही है, यानी रात्रि ने ले लिया। ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम कि जब वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, ये इसको पूर्ण विराम का मार्क कहते हैं। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। क्या कह रहा है कि जब आप कोई वाक्य लिखते हैं और वो वाक्य आपका खत्म हो जाता है तब आप लोग फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, उसके बाद से हमने फुल स्टॉप का चिन्ह लगा दिया। दूसरा मैंने लिखा है कि मोहन स्कूल जाता है, उसके बाद से मैंने फुल स्टॉप का चिन्ह लगा दिया। सपोज डैट ये हम लगाए ही ना और बस यही लिख दें। कुछ लोग लिख देते हैं ऐसे ही कि ऐसे लिख देंगे राम खाना खाता है। कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, बहुत अच्छे से लिख देते हैं कि राम खाना क्या करता है? खाता है। फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि राम खाना खा ही रहा है, परमानेंट वो खाना खा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। कब रुकेगा? जब ये फुल स्टॉप का चिन्ह आप लोग लगाएंगे तब। मोहन स्कूल जा रहा है, यानी मोहन स्कूल जा रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप का चिन्ह नहीं है, यानी मोहन स्कूल जा ही रहा है बेटा जी, वो रुक ही नहीं रहा है। यदि आप उस वाक्य में फुल स्टॉप का यानी पूर्ण विराम चिन्ह का मार्क लगा देते हैं तो मोहन स्कूल जाता है और वो अपने स्कूल क्या हो गया? पहुंच भी गया। अब हम लोग हेडिंग नंबर 4 उपविराम के बारे में जानेंगे। उपविराम का चिन्ह किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो। क्या कह रहा है कि जब किसी कथन यानी वाक्य को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां पर किसी कथन, किसी टॉपिक, किसी वाक्य, किसी ऐसे सेंटेंस जिसके बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हों, उसको अलग से हमें दिखाना हो, वहां पर हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रदूषण एक अभिशाप। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण एक ऐसी चीज है जो हमेशा परमानेंट हमारा वातावरण जिसके द्वारा प्रदूषित होता रहता है। जैसे गाड़ी मोटर से, बड़े बड़े कारखानों से, नालों से, ठीक ना, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उनके हॉर्न से, ठीक ना, हमारा जो वातावरण है हमेशा पॉल्यूट होता रहता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रदूषण एक अभिशाप। प्रदूषण के बारे में बात किया जा रहा है, एक अभिशाप उसको बताया गया कि प्रदूषण एक अभिशाप हो गया है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है? तो इसमें मस्ट क्या है? टॉपिक विज्ञान, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि विज्ञान जो साइंस है हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है इस पूरे भविष्य में, वर्तमान में, या हमारे लिए अभिशाप साबित हो रहा है। ओके, अब हम लोग टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे, विस्मयादि। विस्मयादि चिन्ह, ठीक ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसका चिन्ह ये होता है, इसका प्रयोग हम हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए करते हैं। अर्थात इसका प्रयोग हम अव्यय शब्द से पहले करते हैं। जैसे हाय, आप लोग समझिएगा, यदि आप कहीं हैं और आपके साथ ऐसा कुछ बात हो गया या आपके जो अगल बगल के लोग रहने वाले उनके साथ ऐसा कोई बात हो गया या कोई ऐसी घटना घट गई जिससे आपके दिल को डायरेक्ट चोट पहुंचता है और आप बोलते हैं हाय, आह, छी बहुत गंदा है, आप लोग बोलते हैं छी बहुत गंदा है, अरे ये क्या हो गया। यदि कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो आप बोलते हैं शाबाश, वेरी गुड, पुनर्बलन देते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे?
विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक ना, जो अचानक से हमारे दिल, हमारे हार्ट को छुए, उसे हम लोग विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे हाय वह मर गया, यदि कोई भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, अचानक ऐसी घटना सुने आप जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो, ठीक ना, वो चीज हो जाए, अचानक घटनाएं जो सुनी जाती हैं, हाय वह मर गया, ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये सारी घटनाएं विस्मयादिबोधक को दर्शाती हैं। हर्ष को दर्शाएंगी, बहुत अच्छा काम। हर्ष विवाद यानी झगड़ा, विस्मय घृणा, यदि आप किसी से घृणा करते हैं, आश्चर्य आश्चर्यजनक वाला कोई चीज, करुणा, ठीक ना, और भय यानी डर, अचानक में आप कहीं जाएं और अचानक में डर जाएं, कहें अरे बाप ये क्या हो गया, ठीक ना, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी विस्मय बोधक चिन्ह कहलाएंगी। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। कब किया जाएगा, जब आपसे कोई पूछे, आप ही किसी से पूछें और प्रश्न में आपसे पूछे कब, क्या, कैसे, कहाँ, किसने, क्यों, ये सारी चीजें जब आपके वाक्य में आती हैं तो आप लोग बिना सोचे समझे, बिना आंख बंद के ही करके ही प्रश्नवाचक चिन्ह पे टिक लगा देंगे। जैसे वह क्या लिख रहा है, आपने क्वेश्चन किया, वह क्या लिख रहा है, आप उससे पूछ रहे हो कि वह, किसी और बच्चे से पूछ रहे हो कि बेटा वो बताओ कि वह क्या लिख रहा है, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क, आपको आंसर पता नहीं है। ताजमहल किसने बनवाया, किसने बनवाया, आपको पता ही नहीं कि ताजमहल किसने बनवाया, यानी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपने क्या खाया, आपको पता ही नहीं है कि आपने खाया क्या है, आप खुद से ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक ना। तो जब ये ट्रिक बता रहे हैं कि जब किसी प्रश्न में कब, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, किसने शब्द आए तो आप लोग आंख बंद करके बिना सोचे समझे प्रश्नवाचक चिन्ह पे टिक लगा देंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 में 100% क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग टॉपिक नंबर 7 पढ़ेंगे, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। कह रहा है कि योजक चिन्ह का जो प्रयोग हम करेंगे समस्त पदों के मध्य यानी बीच में करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुख के बाद दुख तो आता ही रहता है, रात के बाद दिन तो आता ही रहता है, लाभ के बाद हानि तो होती है या हानि के बाद लाभ तो आता है, यश के बाद अपयश तो होता ही रहता है, तन मन धन से हमें कोई भी काम को करना चाहिए, ठीक ना। यदि आप लिखते हैं सुख और दोबारा देखेंगे, यदि आप लिखेंगे सुख दुख, आप लोग ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। आपके इस दोनों सेंटेंस यानी इन दोनों वर्ड के बीच में आपको ये योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा और ये योजक चिन्ह का मार्क क्या होता है, ये होता है सुख दुख, या इसके स्थान पे आप ये भी लिख सकते हैं सुख और दुख, लाभ और हानि, दिन और रात, यश और अपयश, तन मन और धन, ठीक ना। यदि आप वो नहीं लिखना चाहते हैं तो सेम ऐसे लिख देंगे सुख दुख, दिन रात, तन मन धन, ठीक ना। इन वाक्यों को क्या हम बोलेंगे, इस चिन्ह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, योजक चिन्ह। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग 8 पढ़ेंगे और लास्ट है ये हमारा लाघव चिन्ह। किसे कहते हैं, इस जीरो वाले पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, लाघव चिन्ह बोलेंगे। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए यानी छोटे में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य यानी ये जीरो लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। क्या कह रहा है कि यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य
लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे आप लोग लिखें डॉक्टर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ये लिखते हैं ना, डॉक्टर के लिए शॉर्टकट में डॉक्टर। पंडित के लिए क्या लिख देंगे, पंडित। यदि टीचर लिखना हो तो क्या लिख दोगे, बस ऐसे टीचर। ओके, उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। यदि मेरा यह वीडियो विराम चिन्ह आपको पसंद किया होगा और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद। आप लोग हमेशा अच्छे से रहें और खुश रहें।